हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सेतु में। आज हम आपको हर एग्जाम में आने वाले साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहे हैं, जिनका आप आनंद लीजिए और जवाब देने का प्रयास भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बात करें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन देख करके आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। रदरफोर्ड है, लेवोजियर है, मेंडलीफ है या जॉन डाल्टन है। तो बात करें रसायन विज्ञान के पिता के, तो ये है आपके लेवोजियर। बी ऑप्शन सही है। विश्लेषणात्मक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है? बात करें विश्लेषणात्मक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है? केवल पदार्थों की पहचान का, केवल पदार्थों की मात्रा का, केवल पदार्थों की पहचान एवं मात्रा दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें विश्लेषणात्मक अध्ययन के अंतर्गत, तो इसमें किया जाता है पदार्थों की पहचान एवं मात्रा दोनों का अध्ययन। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो बात करें ब्रह्मांड में सबसे हल्के तत्व की, तो यह है आपका हाइड्रोजन। शुद्ध वायु, प्योर एयर किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है या फिर कोलाइड है। तो शुद्ध वायु की बात करें तो यह आपका समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। मिश्र धातुएं, जिन्हें एलॉयज के नाम से भी जानते हैं, किस श्रेणी में आती हैं? तो मिश्र धातुएं आपकी आती है विषमांगी मिश्रण में, यौगिक में, समांगी मिश्रण में या फिर तत्व में। तो मिश्र धातुएं आती है आपकी समांगी मिश्रण के अंतर्गत, अर्थात दो समान धातुओं को जब मिलाया जाता है तो समांगी मिश्रण का अर्थात तत्वों का या मिश्र धातुओं का निर्माण हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, पेट्रोल और जल का मिश्रण कैसा होता है? तो बात करें पेट्रोल और जल के मिश्रण की, तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, तांबा, जिसे कॉपर के नाम से जानते हैं, किस प्रकार का तत्व है? अधातु है, धातु है, उपधातु है या फिर गैस की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है? तो तांबे की बात करें तो ये धातु होता है। स्टील किनका मिश्रण होता है? तो स्टील में किनका मिश्रण पाया जाता है? तो ये लोहा और कार्बन, अर्थात Fe प्लस कार्बन मिलकर क्या बना देता है? आपका स्टील बना देता है। तो सही जवाब बी ऑप्शन है। प्रयोगशाला में आसुत जल किस विधि से तैयार किया जाता है या प्राप्त किया जाता है? क्या वाष्पीकरण के द्वारा, क्या आसवन के द्वारा, क्या निस्यंदन के द्वारा या अवसादन के द्वारा? तो बात करें आसुत जल की, तो यह तैयार होता है आपका आसवन विधि के द्वारा, जिसे डिस्टिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जो विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जो विद्युत की सुचालक होती है? बात करें सुचालक की, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, उसे हम सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। तो क्या ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है या फिर प्लाज्मा में होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका प्लाज्मा, अर्थात प्लाज्मा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आर्सेनिक किस श्रेणी में आता है? आर्सेनिक को किस श्रेणी में रखा गया? धातु, अधातु, उपधातु या निष्क्रिय गैस? तो आर्सेनिक जो है ये आपका उपधातु में आता है। किस में आता है? उपधातु में। उपधातु क्या होते हैं? तो उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये है आपका ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। वही बात करें कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका पारा हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? अधातु पूछा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाता है आपका ब्रोमीन। पीतल, जिसे ब्रॉस के नाम से जानते हैं, किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल की बात करें तो ये तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है।
शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस घुली रहती है? क्या ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है या फिर हाइड्रोजन रहता है? तो जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं इनमें कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस। निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? क्या ये समांगी मिश्रण है, क्या ये विषमांगी मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है या फिर विलयन है? तो निलंबन की बात करें तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो बात करें नील्स बोर की तो इन्होंने अपना परमाणु मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1905 में, 1913 में, 1920 में या 1932 में? तो इन्होंने प्रस्तुत किया था 1913 में। परमाणु मॉडल को नील्स बोर के द्वारा 1932 में प्रस्तुत किया गया था। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? अर्थात परमाणु का जो अधिकांश ज्यादा से ज्यादा जो द्रव्यमान होता है वो कहां पर स्थित होता है? क्या कक्षाओं में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, नाभिक में होता है या फिर उपकोषों में होता है? तो ये पाया जाता है आपका नाभिक में। कहां पाया जाता है? नाभिक में। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक बल कहां से मिलता है? अर्थात इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की ओर चक्कर लगाते हैं तो उन्हें वह आवश्यक बल की जो प्राप्ति होती है कहां से होती है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होती है, चुंबकीय बल से होती है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से होती है या फिर घर्षण बल से होती है? तो इसका सही जवाब है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसकी व्याख्या करने में असफल रहा? अर्थात रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ये किसकी व्याख्या नहीं कर पाया था? क्या नाभिक की खोज की, परमाणु की स्थिरता और रेखीय स्पेक्ट्रम की, या परमाणु की संख्या की, या परमाणु भार की? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपकी परमाणु की स्थिरता और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। बोर और बरी की परियोजना या योजना किससे संबंधित है? तो इसकी सही जवाब की बात करें तो यह है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण से। अर्थात किस कक्षा को कितने इलेक्ट्रॉन वितरित किए जाएंगे उन्हीं के आधार पर बोर और बरी ने अपना मॉडल या योजना प्रस्तुत की थी। सोमरफेल्ड ने किसके सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी? तो सोमरफेल्ड की बात करें तो क्या इन्होंने हीलियम में की थी, हाइड्रोजन में की थी, ऑक्सीजन में की थी या फिर कार्बन में की थी? तो सोमरफेल्ड ने जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी वो की थी आपके हाइड्रोजन में। किस तत्व में की थी? हाइड्रोजन में की थी। अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपके हाइजेनबर्ग। किसके द्वारा दिया गया अनिश्चितता का सिद्धांत? हाइजेनबर्ग के द्वारा। परमाणु संरचना का आधुनिक विचार किस पर आधारित है? बात करें परमाणु संरचना की आधुनिक विचार की, ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपके इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर, ना कि कण पर, ना अविभाज्यता पर और ना ही प्रोटॉन की गति पर। तो किस पर? तरंग की प्रकृति पर। उपकोष सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? बात करें उपकोष, कौन सा उपकोष? पी उपकोष। पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n क्या प्रदर्शित करती है? कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये n से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या प्रदर्शित करती है? क्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रदर्शित करती है, ऊर्जा स्तर कोष प्रदर्शित करती है, कक्षक की आवृत्ति को प्रदर्शित करती है या फिर कक्षक का विन्यास प्रदर्शित करती है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऊर्जा स्तर का कोष। अर्थात जो कक्षाएं हैं उनमें ऊर्जा का जो स्तर है वो किस लेवल से चल रहा है उसको प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा स्तर का कोष। एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है? तो बात करें एफ कक्षक की, क्या गोलाकार होता है, क्या डंबलाकार होता है, या कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल होता है, या वृत्ताकार होता है? तो एफ कक्षक की जो आकृति होती है वो जटिल पाई जाती है अर्थात कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार, ऑप्शन पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं। दूसरा ऑप्शन है 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। तीसरा इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, या चौथा ऑप्शन है ऊर्जा हमेशा समान रहती है।
एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं, या फिर ऊर्जा हमेशा समान रहती है। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार दो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं वो कभी भी एक समान नहीं हो सकती। ये आपका पाउली का अपवर्जन नियम बताता है। परमाणु की रासायनिक क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? तो बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, अर्थात परमाणु की जो रासायनिक क्रियाशीलता है ये किस पर निर्भर होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो ये की थी आपके जे थॉमसन। किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन के द्वारा। एक मोल में इलेक्ट्रॉन का कुल कितना द्रव्यमान उपस्थित होता है? तो ये होता है 0.55 मिलीग्राम। कितना होता है? 0.55 मिलीग्राम। इलेक्ट्रॉन में कुल मोल द्रव्यमान कितना होता है? तो 0.55 मिलीग्राम। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दांत का एनेमल। ये जबड़े भाग से संबंधित होता है, जबड़े से। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो बात करें तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को, इसे न्यूरॉन कहते हैं। वहीं शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और वृक्कों की कार्यात्मक इकाई क्या होती है भैया? तो ये होती है आपकी नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वहीं प्रकृति की बात करें तो ये किस प्रकृति का होता है? आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। ध्यान दीजिए। रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके कार्ल लैंड-स्टीनर के द्वारा। रक्त समूहों को इन्होंने 4 भागों में बांटा है, ए बी और ओ। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम लोग बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। इन्हें कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और इन्हें कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। वही बात करें इनके जीवन काल की, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 1 से लगा के 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से लगा के 4 दिन। दोनों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो के नाम से जानते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहां से होता है? तो बात करें इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव तो ये आपके अग्न्याशय ग्रंथि से होता है, जिसे हम लोग पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। और इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का नाम है मधुमेह। क्या नाम है? मधुमेह, जिसे हम लोग शुगर या डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, अर्थात यकृत। मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि की बात करें तो इसका सही जवाब है आपका पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? तो बात करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन आती है वो आपके जल से आती है। कहां से आती है? जल से। अर्थात जल का जब विखंडन होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो बात करें प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, या फिर लाइसोसोम को कहते हैं, गाल्जी काय को कहते हैं? तो प्रोटीन की निर्माण की जो फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन शब्द की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्या हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, फंक के द्वारा की गई थी, पाश्चर के द्वारा की गई, जेनर के द्वारा की गई थी? तो विटामिन शब्द की जो खोज की गई थी वो फंक के द्वारा की गई थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो बात करें कोशिका का पावर हाउस तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल ऑफ पावर हाउस। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक या पिता कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल जी को जाना जाता है, जिन्होंने
मटर के पौधों में आनुवांशिकी संबंधी खोज किए थे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है आपका फीमर, अर्थात जांघ में जो पाई जाती है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? इसका सही जवाब है विटामिन के। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ओ। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो बात करें पत्तियों के हरे रंग के, तो इसमें पाया जाता है आपका क्लोरोफिल वर्णक। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक। वर्णक की बात करें तो वर्णक आपके 3 तरह के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित। यानी ये जो लवक होते हैं आपके कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक आपके पाए जाते हैं फूलों के रंग में, अवर्णी लवक आपके पाए जाते हैं पौधों की जो जड़ें होती हैं, और जो हरित लवक होता है वो पाया जाता है आपकी पत्तियों में, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो ये है बी और सी। वही एक प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वसा में ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। सोयाबीन में, अर्थात जो हम सोयाबीन खाते हैं उसमें प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mmHg। कौन सा जवाब सही होगा? बी ऑप्शन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो यह है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया रोग ये होता है आपके प्लाज्मोडियम के कारण। कौन सा रोग? मलेरिया रोग। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चेचक के टीके की खोज जो की गई थी वो की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या खोजा था? चेचक का टीका। तो सही जवाब कौन सा है? देखते हैं इसमें, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और साल्क। तो एडवर्ड जेनर सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? क्या लेंस को दान किया जाता है, रेटिना को दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है, या फिर पूरी आंख ही दान की जाती है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका कॉर्निया, अर्थात नेत्रदान में आंख का कॉर्निया भाग दान में दिया जाता है। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? क्या कैफीन होता है, निकोटीन होता है, मार्फिन होता है, या फिर कोकीन होता है? तो तंबाकू में पाया जाने वाला जो हानिकारक विषैला पदार्थ है उसे हम लोग निकोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि एक कैंसर का कारण भी बनाता है। आत्महत्या की थैल या सुसाइड बैग के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है आपका लाइसोसोम। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका की खोज किसने की थी? क्या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, या लुई पाश्चर ने की थी? चौथा विकल्प है आपका स्वान ने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किस सन में की गई थी? 1655। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आपका लोहा या फिर आयरन। पित्त, बाइल कहाँ जमा होता है? क्या लीवर में होता है, पित्ताशय में होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, अग्नाशय में होता है, या फिर छोटी आंत में होता है? तो पित्त जमा होता है आपका पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। बी राइट आंसर है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? पेसमेकर हृदय की धड़कन सुनने के काम आता है। किसके यूज में आता है? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। तो ये एवी नोड, ऐसे नोड, या पुरकिंजे तंतु, या फिर महाधमनी। तो हृदय का पेसमेकर कहा जाता है ऐसे नोड को। किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है?
तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या ये 12 जोड़ी पाए जाते हैं। वहीं बात करें गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये होती है आपके 23 जोड़ी या फिर आप 46 कह सकते हैं। टोटल संख्या 46 या फिर 23 जोड़ी। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती है? वही बार बार रिपीटेड प्रश्न है। तो लगभग 270 से लेकर 300। और वहीं वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में 206 अस्थियां या हड्डियां पाई जाती है। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है घेंगा, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से, आयोडीन की कमी से, पोटेशियम की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग को हम गलगंड रोग के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? क्या डीएनए के रूप में होती है, आरएनए के रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है या ग्लूकोज के रूप में होती है? तो कोशिका में जो ऊर्जा का संचय होता है वो एटीपी के रूप में होता है। इसका पूरा रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? गुणसूत्र है, जीन है, केंद्रक है या फिर आरएनए है? तो आनुवांशिकता की जो इकाई होती है वो जीन होती है। क्या होती है भैया? जीन होती है। शरीर में रक्त बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो रक्त बैंक के नाम से हम जानते हैं प्लीहा अर्थात स्प्लीन को। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन है आपका डी। कौन सा विटामिन मिलता है सूर्य के प्रकाश में? डी विटामिन मिलता है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भैया? ऑप्शन डी ही सही है। इसका डी मिल रहा है, डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है आपका रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के रूप में भी जाना जाता है। जब अंधेरा हो जाता है तो वस्तुएं दिखनी बंद हो जाती हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो बात करें दूध की शुद्धता की तो इसको मापा जाता है लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, केवल न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और वहीं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। आधुनिक आवर्षणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु अणु भार पर या फिर घनत्व पर? तो आधुनिक आवर्षणी ये आधारित है आपके परमाणु क्रमांक पर। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। हंसाने वाली गैस अर्थात लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया? तो इसका सीधा सरल जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन है, एसिटिलीन है, मीथेन है या फिर एथीन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका एथिलीन। अर्थात फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन का। यहां पे जवाब आपका एसिटिलीन दे रहा है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम क्लोराइड। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो है आपका रासायनिक परिवर्तन अर्थात ऑक्सीडेशन। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा
पाई जाने वाली गैस है आपकी नाइट्रोजन लगभग 78%, और वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21%। ओजोन परत किस गैस से हमारी रक्षा करती है? यहाँ पे गैस शब्द थोड़ा सा सही नहीं है, गैस की जगह आप किरणें कर सकते हैं। किन किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। किन से रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है आपका, पेंसिल की लीड नहीं है, लेड होता है, लेड, अर्थात जिसे हम लिखते हैं, नोक कह सकते हैं अपनी शुद्ध भाषा में। पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ग्रेफाइट, अर्थात पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 70 से 72 बार। पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लीड जिसे हम नोक के नाम से भी जानते हैं, जिसके माध्यम से हम लिखते हैं, तो पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो बात करें स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो होता है वो लगभग 72 बार धड़कता है, 70 से 72 बार। वहीं नवजात शिशुओं की बात करें तो ये 90 से 100 बार, कितनी बार? 90 से 100 बार। नवजात शिशुओं की जो हृदय की धड़कन होती है वो काफी तेज होती है। एलिसा परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है आपका एड्स में। एड्स के पूरे नाम की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वहीं एलिसा की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिसा। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एलिसा। ये परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एड्स की जांच करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी वो हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। किस कवक में इन्होंने किया था? तो ये किया था पेनिसिलियम नोटेटम। ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? क्या श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात WBC के माध्यम से होता है, या RBC के माध्यम से होता है, या प्लाज्मा के माध्यम से होता है, या प्लेटलेट्स के माध्यम से होता है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो RBC के माध्यम से होता है, अर्थात लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से होता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन ऑप्शन आपके सामने है। क्या एल्ब्यूमिन है, क्या ग्लोब्यूलिन है, क्या कैसीन है, या केराटिन है? तो बात करें सही जवाब की तो यह है आपका कैसीन। कैसीन कहां पाया जाता है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। वहीं बात करें दालों में, तो दालों में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है वो है प्रोलैमिन्स। वहीं अंडों में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, एल्ब्यूमिन। और नाखूनों में जो हमारे नाखून होते हैं और जो बाल की जो जड़ें होते हैं, बाल की जड़ें, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अलग अलग चीजों में अलग अलग प्रोटीनें पाई जाती है। दाल में प्रोलैमिन्स हो गई, अंडे में एल्ब्यूमिन हो गई, दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, और नाखून और बालों की जड़ों में कैराटिन प्रोटीन या कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं? क्या ये RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, या फिर न्यूरॉन्स है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो है आपकी प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स।
मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं भैया। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? गले में, मस्तिष्क के आधार पर, पेट में या फिर हृदय के पास? तो पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार मतलब होता है निचले हिस्से पर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो होता है आपका ए बी, अर्थात डी ऑप्शन सही जवाब होगा। वही बात करें सर्वदाता की तो ये होता है आपका ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न है विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर जस्ता? तो विटामिन B12 में पाई जाने वाली जो धातु है वो है आपका कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है विटामिन B12 में? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? क्या ये हृदय है, फेफड़े है, गुर्दे हैं या फिर लीवर है? तो रक्त को जो शुद्ध करने का कार्य करता है वो करते हैं हमारे गुर्दे या फिर किडनी। सी ऑप्शन सही जवाब है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? क्या ये सेरिबेलम होता है? क्या ये सेरिब्रम होता है जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं? क्या ये मेडुला होता है या मिड ब्रेन होता है अर्थात मध्य भाग होता है? तो मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग की बात करें तो ये होता है आपका सेरिब्रम। इसी को हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो ये मात्रक होता है आपका दूरी का। और कैसी दूरी का? खगोलीय दूरी का। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो प्रकाश लाइट ईयर किसका मात्रक होता है भैया? आपका दूरी का। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता की तो ये मापी जाती है डेसिबल में। और वही जो हमारे कान होते हैं वो 60 से 65 डेसिबल की ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। इससे ज्यादा की ध्वनि हमारे कानों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगला प्रश्न है बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके अरस्तु, लैमार्क और ट्रेविनस या पुरकिंजे या फिर डार्विन। तो बायो शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो लैमार्क और ट्रेविनेरस के द्वारा किया गया था। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? क्या ये एपीकल्चर कहलाता है? क्या ये सेरीकल्चर कहलाता है? क्या पिशीकल्चर कहलाता है या हार्टिकल्चर कहलाता है? तो बात करें रेशम के पालन, इसका सही जवाब है सेरीकल्चर। वहीं एपीकल्चर में क्या आता है आपका? मधुमक्खियों का पालन। और हार्टिकल्चर में आपकी बागवानी आती है। अब पिशीकल्चर में क्या आती है? मछलियां। तो सही जवाब है आपका सेरीकल्चर। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, थियोफ्रेस्टस है, प्लिनी है या चौथा जवाब है आपका लिनियस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है आपके थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और वही जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक ये आपके कहे जाते हैं अरस्तु को। किन्हें कहा जाता है भैया? अरस्तु को कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, थायमिन है, कैल्सीफेरॉल है या फिर टेकोफेरॉल है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। थायमिन किसका नाम होता है? विटामिन बी। और टेकोफेरॉल क्या होता है आपका? शायद चलिए इस ऑप्शन को बाद में देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल आपका हो गया डी का, थायमिन हो गया आपका बी का और रेटिनॉल आपका हो गया ए का। इसको एक्स जाइरोफाइटॉल भी कहते हैं। एक्स जाइरोफाइटॉल। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, पुतली पर, रेटिना पर या फिर आइरिस पर?
तो जो प्रतिबिंब होता है ये बनता है मानव नेत्र के रेटिना भाग पर। किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रश्न समझ में आपको आए हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और यही प्रश्न बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नमस्कार मित्रों।